नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरुषि इंस्पायर इंडिया पर। आज हम बात करेंगे बिहार राज्य के बारे में। बिहार भारत का तीसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। जब हम बिहार के नाम सुनते हैं तो हमारे मन में दो तरह का पैटर्न बनता है। पहला, बिहार IAS IPS देने वाला राज्य में गिना जाता है और दूसरा, बिहार सबसे कम साक्षरता के साथ सबसे गरीब राज्य भी है। साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं कि हमारे अन्य राज्यों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। यदि हम बिहार के इतिहास को देखते हैं तो जानेंगे कि बिहार उस मगध साम्राज्य का केंद्र रहा जो महाजनपद काल से 7वीं सदी तक भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे शक्तिशाली केंद्र रहा। और इस मगध साम्राज्य ने हमें बिंबिसार, महात्मा बुद्ध, महावीर और मौर्य काल में सम्राट अशोक और गुप्त काल में समुद्रगुप्त जैसे महान सम्राट दिए। यदि हम शिक्षा की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें चाणक्य, आर्यभट्ट, आचार्य नागार्जुन जैसे महान हस्तियां मौजूद थे। कभी भारत का सबसे समृद्ध राज्य पाटलिपुत्र आज भारत का सबसे गरीब राज्य की राजधानी पटना बन गया। चलिए हम बात करेंगे इसके कुछ कारणों के बारे में। 13वीं सदी के अंतिम दशक में साल 1293 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी, जिसमें ऐसा माना जाता है कि 3 महीने तक आग जलती रही। और साथियों, 1790 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी व्यवस्था को लागू कर दिया और 1793 में इसे अस्थायी बंदोबस्त में बदल दिया गया, जिसमें किसानों को अपने उपज का 11 में से 10 हिस्से टैक्स के रूप में दिया गया, यानी कुल उपज का 89% टैक्स के रूप में वसूला गया। शुरुआती समय में यह ब्रिटिशर्स के लिए अच्छा रहा क्योंकि बिहार की जमीन काफ़ी उपज रही, लेकिन दूसरी तरफ अस्थायी बंदोबस्त ने किसानों को बुरी तरह से प्रभावित किया, जिसमें वजह से बिहार समेत उत्तर भारत के में प्रोडक्टिविटी पूरी तरह से प्रभावित हुई। आगे चलकर अंग्रेजों के खिलाफ 1917 में चंपारण सत्याग्रह के रूप में देख सकते हैं। उस समय पर बिहार बंगाल प्रोविंस का हिस्सा भी होने के कारण यहाँ के सरकारी नौकरियों में बंगाली लोगों को प्राथमिकता दी जा रही थी और बिहार पिछड़ता चला गया। 1912 में बिहार एक अलग राज्य के रूप में बाहर आया, जिसमें आज के झारखंड और उड़ीसा भी शामिल है। साथियों, इसी बीच 1907 में जमशेदजी टाटा ने बिहार और आज के झारखंड में भारत की पहले स्टील आयरन प्लांट की शुरुआत करते हैं। इसी के बाद 1930 में यहाँ पर बड़े स्तर पर कोयले खदान की भी कार्य शुरू हो जाता है। 1937 में बिहार में सीमेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश हो जाती है। इस बात का अंदाज़ा आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, आज़ादी के समय चीनी का कुल खपत का 40% बिहार में ही उत्पादन होता था। साथियों, स्वतंत्रता से पहले हमारे पास कोई अधिकार नहीं था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी बिहार के हालात क्यों नहीं सुधरे? चलिए कुछ सरकारी नीतियाँ और राजनीतिक कारणों पर भी चर्चा करेंगे। बिहार को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ भारत सरकार द्वारा लाई गई फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो 1952 में इसको पेश किया गया था, जिसके तहत सरकार ने उद्योग लगाए, वहीं पर धंधों कच्चा मटेरियल मिल रहा था। इस बात को लेकर सरकार को सोचना था कि देश में सभी जगह पर रॉ मटेरियल तो उपलब्ध नहीं हो सकता। इसी समय समस्या को समाधान के लिए सरकार ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के तहत सरकार ने कहा, आप देश में कहीं भी उद्योग स्थापित कीजिए, आपको उद्योग के लिए जो रॉ मटेरियल जरूरत होगी वो ट्रांसपोर्ट के लिए सरकार सब्सिडी देगी। इसका परिणाम यह हुआ, 1952 के बाद सभी उद्योग तटवर्ती इलाके में स्थापित होना शुरू हुए। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने एक तरह से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे राज्यों को सशक्त कर दिया और दूसरी तरफ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे लैंडलॉक राज्य रिसोर्सफुल स्टेट रॉ मटेरियल के सप्लायर बनकर रह गए। साथियों, बिहार इस स्थिति का कारण कहीं न कहीं पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी रहा। 1960 से लेकर 1990 तक, यानी 30 सालों में 25 CM बदल गए। इस 30 सालों में बिहार में 4 बार राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया। यहाँ की सरकार पर लोगों का विश्वास नहीं था, यानी पॉलिटिकल पार्टी आपसी मतभेद में थी। इस बात का रिजल्ट यह हुआ कि बिहार में मौजूदा मिल फैक्ट्री धीरे धीरे बंद होने लगी। साथियों, 1990 के बाद बिहार में जातिवाद व आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स भी चालू हुआ। बिहार में इसके बहुत नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जातिवाद की आइडियोलॉजी ने बिहार की एक अस्थायी सरकार तो दे दी, लेकिन डेवलपमेंट नहीं दे सकी। फिर उस बिहार जातिवाद की राजनीतिक इतना स्ट्रॉन्ग है, इसका अंदाज़ा अब बिहार में हाल ही में हुए
कास्ट बेस्ड सेंसर से लगा सकते हैं। साथियों, 1990 के बाद बिहार में लूट, हत्या, डकैती जैसी घटना तेजी से बढ़ने लगी और सरकार पर बड़े बड़े घोटालों का आरोप लगने लगा, जिसकी वजह से बिहार की सोशल इमेज और खराब होती चली गई। इसी बीच बिहार के लोगों के पास कम जमीन होने के कारण यहाँ के लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं अपना पा रहे थे, क्योंकि कम जमीन में इतना उत्पादन ही नहीं हो पाता था कि वो मॉडर्न इक्विपमेंट पर होने वाले खर्च उठा सके। दूसरी तरफ फैक्ट्री के लिए लैंड को एक्वायर के लिए बहुत लोगों की से बात करनी पड़ती थी। यदि 2-4 लोग अपनी ज़मीन देने से मना भी करते हैं तो इसमें सारा मामला बेकार हो जाता था। वहीं दूसरी ओर गुजरात में लैंड एक्वायर काफ़ी सुगम रहा। इसी कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गुजरात फर्स्ट एंड सेकंड स्थान पर रहा और बिहार अभी 26 स्थान पर है। साथियों, बिहार का एक और बड़ा नुकसान हुआ साल 2000 में, जब एक नया राज्य झारखंड बना। झारखंड के अलग होने से बिहार ने एक उपजाऊ जमीन और मिनरल्स का बड़ा हिस्सा खो दिया। इन सारी प्रॉब्लम के बीच बिहार में लंबे समय तक नक्सलवाद का सामना करना पड़ा। साथियों, हर साल आने वाली बाढ़ में बिहार को हजारों करोड़ का नुकसान होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप हुए एक्टिविटी को भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। बिहार में डिजास्टर मैनेजमेंट के डेटा के अनुसार पिछले 10 सालों के बाद 2300 लोगों की मौत हुई। दूसरी तरफ बिहार की बाढ़ के साथ साथ पॉपुलेशन भी सरकार के सामने नए चैलेंज के रूप में आ रही है, जो है गरीबी और बढ़ती बेरोजगारी। इस सारे फैक्टर का इम्पैक्ट है कि आज बिहार की पर कैपिटा इनकम पूरे देश में सबसे कम है। यही बढ़ती हुई जनसंख्या, सीमित कृषि भूमि और उद्योगों में कमी ने बिहार के लोगों को बिहार से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। और अगर हेल्थ केयर की बात की जाए तो कोविड के टाइम पर डॉक्टरों के साथ साथ हॉस्पिटल में बेसिक फैसिलिटी की भारी कमी देखने को मिली। यही सारी चीज़ें एक साथ मिलकर इम्पैक्ट करती है कि किस स्टेट व कंट्री का ग्रोथ कैसा है। और यही बिहार भी इस पिछड़ेपन से बाहर निकलना चाहता है तो बिहार को शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के नीड को ठीक करना होगा। साथियों, हमारे छोटे से सेशन में हमने बिहार के इतिहास को समेटने की कोशिश किया। उम्मीद है आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।